फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चंस को कर चुके थे। आज हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। और अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए विथ वसीम एकेडमी के साथ। और मेरे बहुत सारे वीडियोस है सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग तमाम वीडियो को अच्छी तरीके से देखें क्योंकि बहुत ही कम दिन बाकी है एग्जामिनेशंस के लिए। 1 दिसंबर से आप लोगों के सामने कुछ सजेस्टिव क्वेश्चंस को भी करवाया जाएगा। ओके, तो प्लीज़ फॉलो माई वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36। ए population is a group of यानी एक population है, 21 चीज के ग्रुप को कहा जाता है। ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन नंबर 1 इंडिविजुअल इन ए फैमिली, ऑप्शन नंबर बी इंडिविजुअल इन ए स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटीज इन एन इकोसिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। तो पॉपुलेशंस कहा जाता है कोई भी एक स्पीसीज के, एक इंडिविजुअल के स्पीसीज को पॉपुलेशंस कहा जाता है। जिसे ह्यूमन यानी इंसान है, अब इंसान के अंदर एक मेल है एक फीमेल है, तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, बहुत बड़े लोगों की जनसंख्या जहाँ पे लोगों का कलेक्शन रहता हो तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशंस। कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बड़े मतलब कि काउंटिंग को, बड़े तादाद को, बड़े संख्या को, बड़े नंबर को हम लोग पॉपुलेशंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। ये बहुत ही फेमस वर्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स, यानी प्रेजेंट जो अभी हम लोग का मिला हुआ है बाय द नेचर की तरफ से, जो नीड्स हम लोग पूरा कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स, यानी फ्यूचर के नीड्स को बगैर कॉम्प्रोमाइजिंग किए हुए इसको हम लोग अपने लिए यूज कर रहे हैं। ओके, फ्यूचर को परवाह किए बगैर। ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग का प्रोग्रेस यानी इसका मीनिंग होगा। ये ऑप्शन नंबर डी बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेस, यानी एक बैलेंस बना के रखना ह्यूमन के नीड्स के ऊपर और एबिलिटी टू अर्थ प्रोवाइड द रिसोर्सेस, और जो जो हमारी अर्थ जो हमको नेचुरल रिसोर्सेस प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग यही होगा कि हम लोग नेचर को हार्म किए बगैर, ओके, नेचर को हम लोग नुकसान किए बगैर खुद को, नेचर के तमाम रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करना, और हमारे जो नेक्स्ट जो जनरेशन्स आने वाले हैं, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उसको अच्छा से प्रोटेक्ट करके रखना, जिससे सामने का जो फ्यूचर में जो जनरेशन्स हैं वो भी इन तमाम रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज कर सके। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि अभी हम लोग को जितना रिसोर्सेज मिला है और इस रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करके फ्यूचर जनरेशन्स को भी उन लोगों को यूज के लायक बनाना। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी नेचर्स को नुकसान किए बगैर। ओके, जैसे आप सड़क बना रहे हो तो सड़क बनाने का मतलब ये नहीं कि आप जंगल को काट के सड़क बना दीजिए, बल्कि आप मतलब कि ऐसा सड़क बनाइए जिससे क्या होगा कि सड़क भी बने, रोड भी बने, और उसके आसपास कुछ ऐसा पेड़ लगा दे जिससे साउंड पोल्यूशन ना हो। और जितना आप सड़क को मतलब कि पेड़ को काटे हैं, फिर उसके डबल उतना पेड़ को आप कहीं ब्लैंक जगह पे, खाली जगह पे बो दीजिए। ओके, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचर को नुकसान किए बगैर अपनी जरूरियात को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 38, एनर्जी फॉलो इन एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में जो एनर्जी फॉलो होता है ये कौन सा डायरेक्शंस में फॉलो होता है? ऑप्शन नंबर 1 बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर 2 बी यूनी डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर सी मल्टी डायरेक्शनल, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी जो फॉलो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनी डायरेक्शन। आप लोग से क्वेश्चन है, हु कॉइन हु कॉइन द टर्म इकोसिस्टम? ओके, इकोसिस्टम का टर्म किसने कॉइन किया था, किसने सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूज किया था? इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, हु यूज द टर्म या हु कॉइन द टर्म इकोसिस्टम? क्वेश्चन नंबर 39,
द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट, यानी जब हम लोग ये पिरामिड, जब इकोसिस्टम जब पिरामिड बनाते हैं तो यहाँ पे जो है ये कौन सा एक ऐसा जीवित मतलब कि लिविंग थिंग्स है या कुछ एनिमल्स है जो यहाँ पे एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। ओके, यहाँ पर लेक, पॉन्ड, ग्रासलैंड या फॉरेस्ट। ओके, तो लेक का इकोसिस्टम होता है पॉन्ड, ग्रासलैंड्स, बट फॉरेस्ट यहाँ पे एब्सेंट रहता है। ओके, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम में अपराइट में एब्सेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 40, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशंस। The final stable community in ecological succession is option number 1 climax, option number B pioneer, option number C serie या option number D carnivorous। ओके, तो जो सबसे स्टेबल जो कम्युनिटी है इकोलॉजिकल सक्सेशन में वो है आपको क्लाइमेक्स। ओके, क्लाइमेक्स जो सबसे टॉप पे है। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following is not exhaustible, sorry, inexhaustible form of energy? Which of the following is not an inexhaustible form of energy? इसमें से कौन एक inexhaustible form of energy है? ऑप्शन नंबर 1 वाटर, ऑप्शन नंबर बी वाइंड, ऑप्शन नंबर सी सोलर या ऑप्शन नंबर डी फॉसिल फ्यूल। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है सबसे इनएग्जॉस्टिबल जो एनर्जी ऑफ सोर्सेस है वो है सोलर, सनलाइट। ओके, सनलाइट। तो अर्थ से लेके सन की दूरी कितनी है? ओके, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी कोई भी हम फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाएंगे तो कौन सा ऐसा गैस है जो बहुत ही बड़े मात्रा पे निकलेगा, रिलीज होगा? ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इनटू एयर, ऑप्शन नंबर बी सल्फर इनटू एयर, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन इनटू एयर। तो कोई भी चीज को, कोई भी फॉसिल फ्यूल को, फॉसिल फ्यूल दैट मींस कोल, ओके, पेट्रोलियम को अगर हम जलाएंगे तो बड़े पैमाने पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो रिलीज होगा आपको CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज अ लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी इन लिस्ट में से कौन ऐसा लिस्ट है, कौन लिस्ट सही है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसको दोबारा पैदा किया जा सकता हो? ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम, जियोथर्मल और वाइंड, ऑप्शन नंबर बी बायोमास, जियोथर्मल या हाइड्रो पावर, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल गैस, वाइंड या बायोमास, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो पावर, सोलर एंड वाइंड एनर्जी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो पावर, सोलर, वाइंड एनर्जी। अगर गंदा हो जाए तो इसको फिर हम लोग दोबारा पैदा कर सकते हैं। बट पेट्रोलियम को बायोमास, जियोथर्मल, ओके, वाइंड, बायोमास, नेचुरल गैस, वाइंड, इसको एक मतलब अगर यूज हो जाएगा तो इन सबको पैदा करना इम्पॉसिबल है। इन लोगों को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, नॉन रिन्यूएबल। और हाइड्रो पावर, सोलर और वाइंड एनर्जी को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। Question number 44, in ecological successions, the intermediate developmental phase is known as, इकोलॉजिकल सक्सेशंस में इंटरमीडिएट जो डेवलपमेंटल फेज है वो कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसेसिस, इक्सेसिस या इसेसिस, ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेक्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूडेशंस या ऑप्शन नंबर डी सीरी। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सीरी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इकोलॉजिकल सक्सेशन है। ओके, और ये इंटरमीडिएट डेवलपमेंट फेज के नाम से जाना जाता है, सीरी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 45, ऑर्डर ऑफ द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन, यानी एक बेसिक प्रोसेस बताना है जो कि इन्वॉल्व, जो कि सक्सेशन में इन्वॉल्व है। ऑप्शन नंबर 1 इन्वेशंस, स्टेबलाइजेशंस, completions and cocations, reactions and nudations. Okay, option number B nudations, stabilizations, completions and cocations, invasions and reactions. Option number C invasions, nudations, completions and cocations, reactions and stabilizations, and option number D nudations. Yes, invasions, completions, कोकेशंस, रिएक्शंस एंड स्टेबलाइजेशंस, ये है
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये राइट प्रोसेस है कोई भी सक्सेशंस को एक सही ऑर्डर में ले जाने का। न्यूडेशंस करना, फिर इन्वेशंस करना, फिर कंप्लीशंस करना, फिर कोटेशंस कोकेशंस करना, रिएक्शंस, देन स्टेबलाइजेशंस। ओके, दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज। ओके, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, कोई भी सॉलिड वेस्ट का, अगर उसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, बाय द फॉल ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी बाय द सॉइल पार्टिकल्स के साथ, या ऑप्शन नंबर डी बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, बाय द एक्शंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या ऑप्शन नंबर डी बाय ऑक्सीडेशंस। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम। कोई भी सॉलिड वेस्ट को अगर डिकम्पोज करेंगे या करना होगा तो हम लोग बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। ओके, एक क्वेश्चन है, किस साल इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, इम्प्लीमेंट यानी लागू भी हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1970, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1974। इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ए दिया हुआ बट गलत है, 1972 होगा, 1972। ओके, आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। Questions number 48, which of the following conventions aimed to bring conservation of biological diversity, the sustainable use its components and the fair and equitable sharing? बताया जा रहा है इसमें से कौन कन्वेंशंस है, कौन कन्वेंशंस हुआ था ब्रिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, हिफाजत करने का, प्रोटेक्शंस करने का। द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कुछ ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि सस्टेनेबल तौर पे यूज किया जाना होगा, यानी कि नेचर को नुकसान किए बगैर, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है बट उसको नेचर को या फ्यूचर जनरेशंस के लिए नुकसान किए बगैर। एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, और बहुत ही आसानी से और इक्विटेबल शेयर भी हो जाए, तो कौन सा कन्वेंशन इससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 1 कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, या ऑप्शन नंबर बी कंसल्टिव ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, ऑप्शन नंबर सी कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, CITES। तो CITES का भी फुल नेम यही है। इसका जो राइट ऑप्शन है CBD, कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ये सस्टेनेबल कंपोनेंट्स को सस्टेनेबल यूज करने का, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करने के लिए ये कन्वेंशंस हुआ था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं कि CITES साइट्स का इस पर फुल नेम क्या है? कन्वेंशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। Question number 49, which of the following was started in 1973? इसमें से कौन सा ऐसा एक मूवमेंट है जो कि शुरू हुआ था 1973 टू सेव द एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को सेव करने के लिए इन पालक्काड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ओके, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में ये कौन सा ऐसा एक मूवमेंट शुरू हुआ था? इंडिया फ्रॉम द बीइंग फ्लडेड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी इन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को काट करके वहां पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाना था। वो कौन सा मूवमेंट, इस मूवमेंट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 चिपको मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी साइलेंट वैली मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी एपिको मूवमेंट, या ऑप्शन नंबर डी जंगल बचाओ आंदोलन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, केरला में जो एक इन मूवमेंट हुआ था वो साइलेंट वैली। ओके, यानी वो वैली यानी दो माउंटेन्स के, बहुत सारे माउंटेन्स के बीच में है, तो इसको बोलते हैं साइलेंट वैली। बहुत ही साइलेंट रहता है, और रात में जो सिकाडा नाम का जो एनिमल होता है वो रात में यहाँ पे चिल्लाता नहीं है, जिससे रात में जो आवाजें होती है किक 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 ऐसे करके या ट्र ऐसे करके जो आवाजें आती है, तो इस किस्म का आवाजें वहाँ पे नहीं आती, इसलिए इस वैली का नाम हो गया साइलेंट वैली, जो कि केरला के प्लाकड नाम का डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये चाहता था कि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए, तो और वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके, इसलिए वहाँ के लोगों ने ये मूवमेंट किया, और ये साइलेंट वैली के नाम से मूवमेंट फेमस है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चिपको मूवमेंट कब और कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एपिको मूवमेंट भी कब कहाँ हुआ था, और जंगल बचाओ आंदोलन कब और किस
राज्य में, स्टेट में हुआ था? तो प्लीज आप लोग सबका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड। इंडिया में ह्यूमन राइट एक्ट जो कानून है कब इनेक्ट यानी कब लागू हुआ था, किस साल में? ऑप्शन नंबर 1 1993, ऑप्शन नंबर बी 1994, ऑप्शन नंबर सी 1995 या ऑप्शन नंबर डी 1996। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन राइट एक्ट इंडिया में जो लागू हुआ था 1993 में, ओके 1993। Question number 51, the tigers are found in which of the following biosphere reserve? यानी यहाँ पे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया हुआ है। ये सब बायोस्फीयर रिजर्व में से इनमें से टाइगर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 थार डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी नामधापा बायोस्फीयर रिजर्व या ऑप्शन नंबर डी सुंदर बन बायोस्फीयर सुंदर बन बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जो फेमस है टाइगर, ओके आरबीटी, ये सुंदर बन बायोस्फीयर रिजर्व, इसको कहते हैं आरबीटी यानी रॉयल बंगाल टाइगर, ओके। ये स्पेशल स्पीसीज पाया जाता है हम लोग का सुंदरबन, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, ओके। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कब इसको यूनेस्को का मतलब कि स्टेटस मिला था? 1986, ओके वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायंस आर फाउंड इन, यानी जो एशियाटिक जो लायन है ये कौन सा मतलब कि नेशनल पार्क में पाया जाता है? लायंस यानी लायन शेर बब्बर जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 गिर फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन या ऑप्शन नंबर डी बक्सा फॉरेस्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गिर फॉरेस्ट, ओके। ये गिर फॉरेस्ट कहाँ है? गुजरात में, ओके। वहाँ पे गिरनार यानी गिरनार नाम का माउंटेन है, माउंटेन एरिया है, उसी के नाम से ये रखा गया गिर फॉरेस्ट। गिरनार की पहाड़ी है और वहीं पे लायंस को, एशियाटिक लायन को प्रोटेक्शन दिया जाता है, नेशनल पार्क में रखा जाता है। गिरनार की पहाड़ी में गिर नेशनल फॉरेस्ट के नाम से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 53, नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस। वो कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे एक सींग वाला मतलब गेंडा रखा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा, ऑप्शन नंबर बी रानथाम्बोर, ऑप्शन नंबर सी कॉर्बेट या ऑप्शन नंबर डी वैली ऑफ फ्लावर। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा, ओके। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कौन सा स्टेट में आप लोग बताइएगा? मे बी ये कौन सा, जस्ट मैं एक हिंट्स दे दिया, ओके। रानथाम्बोर जो कि गुजरात राजस्थान में है, कॉर्बेट आपको हिमाचल प्रदेश, वैली ऑफ फ्लावर ये भी आपको हिमाचल प्रदेश, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 सॉरी, एल्गल ब्लूम रिजल्ट्स इन, एल्गल ब्लूम रिजल्ट यानी किस चीज का ये कॉज नतीजा है? ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी यूट्रोफिकेशंस, ऑप्शन नंबर सी सैलिनाइजेशंस या ऑप्शन नंबर डी बायोमैग्निफिकेशंस, ओके। तो एल्गल ब्लूम जो रिजल्ट है, जो कॉज है यूट्रोफिकेशंस का। यूट्रोफिकेशंस किसको बोलते हैं? देखिएगा आप लोग पोंड में सम टाइम क्या होता है कि पोंड में हम लोग बहुत सारे कचरा फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि देखिएगा पानी के ऊपर एक हरा कलर का एक लेयर जम जाता है, ओके। उसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशंस, जिससे वो क्या होता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है, जिससे तालाब के अंदर जो मछलियाँ या जो अदर जो एक्वेटिक एनिमल है वो मर जाते हैं। तो एल्गल, तो ऊपर में कुछ एल्गी तैरने लगते हैं, स्विमिंग करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। तो यूट्रोफिकेशन का ये प्रोसेस यानी यूट्रोफिकेशन का ये रिजल्ट है या कॉज है। क्वेश्चन नंबर 55, डैश इज यूज टू मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। इसमें से कौन एक ऐसा मीटर है जो कि अर्थ के मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सिस्मोमीटर या ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर या ऑप्शन नंबर डी थर्मोमीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सिस्मोमीटर, ओके। सिस्मोमीटर यूज किया जाता है अर्थ के मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए। और सुनामी के ऑल्टीट्यूड, ये सुनामी के मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुनामी कौन मतलब मेजरमेंट करने के लिए, ओके। बैरोमीटर यह हवा का प्रेशर नापने के लिए यूज किया जाता है। एनीमोमीटर हवा में नमी, ओके। या हवा में जो स्पीड, यस। थर्मोमीटर ये तो टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, WHO पब्लिश रेड लिस्ट, ओके। WHO जो
सॉरी, हु पब्लिश रेड लिस्ट, यानी कौन रेड लिस्ट को पब्लिश करता है, या रेड बुक या रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट। रेड लिस्ट जिसमें इंडेंजर्ड जानवर या स्पीसीज का लिस्ट है जो कि खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है। तो ये कौन यूएन का कौन सा एजेंसी है वो पब्लिश करता है? ऑप्शन नंबर 1 WWF, ऑप्शन नंबर बी IUCN, ऑप्शन नंबर बी MAB, या ऑप्शन नंबर डी IBWL। तो इसको जो पब्लिश करता है IUCN, ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको पब्लिश करता है रेड लिस्ट को। मैप मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोलते हैं, WWF का फुल नेम होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, कवरिंग द सॉइल सरफेस बाय स्ट्रॉ, ओके, कोई भी सॉइल को सॉइल के सरफेस को स्ट्रॉ के यानी बिचाली से जो कवर कर देते हैं, लीव्स या पत्तों से और ग्रास से, इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? यानी कोई भी सोइल के सरफेस को अगर बिचाली से, पत्ता से या ग्रासेस से अगर ढक देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लीचिंग, ऑप्शन नंबर बी मल्चिंग, ऑप्शन नंबर सी टेरेसिंग, ऑप्शन नंबर डी क्रॉप रोटेशंस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मल्चिंग। इस प्रोसेस को बोला जाता है मल्चिंग, ओके। लीचिंग क्या है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेरेसिंग का मतलब होता है छत। क्रॉप रोटेशंस मीन्स होता है कि एक ही मतलब कि कल्टीवेशन लैंड में बहुत सारा सब्जी को या बहुत सारा प्लांट को ग्रो करना, ओके, जिससे मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहता है, उसको कहते हैं क्रॉप रोटेशंस। क्वेश्चन नंबर 58, अ डिजीज नॉट कॉज बाई वाटर पोल्यूशन, एक ऐसा डिजीज जो कि वाटर पोल्यूशन से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 जॉन्डिस, ऑप्शन नंबर बी कोलेरा, ऑप्शन नंबर डी एड्स, या ऑप्शन नंबर डी डायसेंट्री। तो जॉन्डिस, कोलेरा और डायसेंट्री सब गंदा पानी या पानी के सड़ने की वजह से अगर इंसान पी लेता है, जिससे पानी अगर ये सब पानी पी लेता है जिससे बीमारी हो जाती है। लेकिन एड्स ऐसा बीमारी है जो पानी के रीजन से नहीं होता है। ये एड्स एक ह्यूमन टू ह्यूमन जो टच से या ह्यूमन कोरिलेशन से जो बीमारी होता है, ये एड्स वैसा ही बीमारी है, ओके, कॉन्टिजिनियस बीमारी है। एड्स का फुल नेम क्या है? एक्वायर्ड, ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी, इम्यूनिडिफिशियंसी सिंड्रोम, ओके, एड्स का फुल नेम। क्वेश्चन नंबर 59, COD स्टैंड फॉर, आपको बताया गया था COD का फुल नेम क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन एंड ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर सी क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट्स, और ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे पहले बताया गया था BOD का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसी बताया गया था COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। Questions number 6060, red panda is highly endangered species found which part of the India? रेड पांडा जो कि एक एनिमल है जो कि चाइना का नेशनल एनिमल है, ओके। रेड पांडा किस कंट्री का नेशनल एनिमल है? ओके, नेशनल एनिमल है आपको चाइना का, ओके। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी इसका मतलब वजूद, इसका जनरेशन खतरे में है। ये इंडिया के किस पार्ट में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कोस्टल रीजन में, ऑप्शन नंबर बी ट्रांस हिमालयन रीजन में, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन में, या ऑप्शन नंबर डी तेराई रीजन में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, यानी जहाँ पे आपको नागालैंड जो एरिया है हम लोग का, नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्री है, सेवन सिस्टर्स में जो आता है नागालैंड, वहाँ पे रेड पांडा पाया जाता है, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, रेड पांडा is the endangered species which is found in the northeastern Himalayan region. Okay, very important. नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एशियन एलिफेंट इज नाउ एंडेंजर्ड बिकॉज इट इज बीइंग किल्ड फॉर, यानी एशियन जो एलिफेंट है बहुत ही पुराना प्रजाति है, ये अभी क्या हो रहा है? एंडेंजर्ड, इसका वजूद खतरे में है, या कुछ खत्म हो गए कुछ और बाकी है। इसको मारा जाता था किस लिए, किस पर्पज से इस एलिफेंट को किल किया जाता था? ऑप्शन नंबर 1 स्किन के लिए, ऑप्शन नंबर बी मस्क के लिए, ऑप्शन नंबर सी आइवोरी, या ऑप्शन नंबर डी फर। तो फर तो नहीं होता है और स्किन, हाथी का स्किन ज्यादा काम नहीं आता है। मस्क तो इसके नाभि में तो मस्क होता नहीं है, मस्क डेयर में होता है, मस्क डेयर जिसके नाम से फेमस है। तो इसको आइवोरी के लिए, इसका जो दांत होता है बड़ा बड़ा, उस दांत के लिए इस एलिफेंट को किल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 62, ट्रॉफिक लेवल
आर फॉर्म्ड बाय, जो ट्रॉपिक लेवल कौन या किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? ऑप्शन नंबर 1 ओनली प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी ओनली एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी ओनली कार्निवल्स, या ऑप्शन नंबर डी फूड चेन लिंक ऑर्गेनिजम्स। तो ट्रॉपिक लेवल शुरू होता है फूड चेन से, ओके, यानी फूड का जो एक चेन है, जो वेब बना हुआ है, एक से एक कनेक्टेड है, तो ये वहीं पे ट्रॉपिक लेवल बिगिन होता है, शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ पाया जाता है? डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर्स। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोड्यूसर जो प्लांट्स है वहीं पे पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, द 3R प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट में 3R का प्रिंसिपल यानी 3R का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस, री अगेन या रीगेन या रीयूज, या ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस, रीसेट एंड रिफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस, रिटेन एंड रीगेन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ओके, 3R। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ओके, यानी कोई भी चीज को कम करना, अगर यूज करना तो फिर इसको दोबारा यूज करने के लायक बनाना, और जब लायक नहीं बने तो इसको फिर ऐसा रिसाइकिल करना जिससे फिर दोबारा उस वो चीज हम लोग दोबारा मिल जाए उसी से। 65 में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट, इन चारों में से कौन एक एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 स्मोक, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर है पॉल्यूटेंट, स्मोक भी है, CO2 है, बट नाइट्रोजन ये नहीं है, तो ये हुआ इसका सी, इसका राइट ऑप्शन। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आज हम लोग 65 क्वेश्चंस को देखें, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड करके अच्छी तरीके से देखें। किसी भी किस्म का डाउट दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे कोर्स को खरीद सकते हैं बहुत ही कम वक्त के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत ही कम वक्त में एक रिलायबल एक दाम में कीमत में आप लोग मेरे कोर्स को खरीद सकते हैं। प्लीज आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।